लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर काफी कुछ थ्योरी पार्ट्स देखे थे। जो लोग बोर्ड में हैं, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो का लास्ट में एक पेज में ऐड किया हूं, उसमें जितना लिखा है उतना ही याद रखना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर इज ए सिंगल पेज टेक्स्ट लिखा है कि थ्योरी में क्या क्या चीज आपको याद रखना है। वो सारे का व्हाई जानना जरूरी है, सिर्फ जो लोग जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो व्हाई जानने की कोई जरूरी नहीं है। ऐसा होता है वैसा होता है, याद रखो। ये हो गया बोर्ड लेवल की पढ़ाई। तो क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ वो वीडियो की लास्ट में ऐड कर दिया गया है, इट इज अपेंडेड। लास्ट क्लास जो थ्योरी हम लोग पढ़े उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है टू बॉडीज आर सेड टू बी चार्ज। ये बहुत ही एक इंपोर्टेंट सवाल है। Two bodies are said to be charged if there exists an attraction between them, a repulsion between them, or both of above cases. आप लोग को क्या लग रहा है, अगर दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे कि दोनों चार्ज है, या फिर रिपेल कर रहे हैं तो कहेंगे कि दोनों चार्ज है? कौन सा केस में कहेंगे कि दोनों चार्ज, कि दोनों ही केस में कहेंगे कि दोनों चार्ज? देखो यस, प्रीतिश इज 100% करेक्ट। प्रीतिश थैंक यू, माइक्रोफोन ऑफ करो। देखो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक ऑनचार्ज बॉडी है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ऑनचार्ज कंडक्टर को अगर कोई एक चार्ज के पास रखेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को खींचता है। तो हम कहेंगे ये ऑनचार्ज होने से भी इसमें चार्ज कितना है? जीरो। इसमें चार्ज कितना है? से इट इज Q1। नाउ Q1 चार्ज है, इसमें टोटल चार्ज जीरो है, फिर भी ये अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो अट्रैक्ट करने का मतलब नहीं कि दोनों चार्ज है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, सारा चीज नहीं लिखेंगे। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, चार्जेस आर इंड्यूस्ड, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज जीरो, बट the opposite charges induced here will experience a force of attraction। तो attraction हो रहा है का मतलब नहीं कि दोनों चार्ज है, लेकिन repulsion हो रहा है तो, क्योंकि इंडक्शन में जो चार्ज हो रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, तो हरदम अट्रैक्शन ही होगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होकर अगर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ मतलब देयर इज रिपल्शन, लेकिन ऐसे तो इंडक्शन के चलते नहीं होता है। मतलब रिपल्शन हो रहा है तो पक्का दोनों में चार्ज है, अट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों में चार्ज है कोई जरूरी नहीं है। तो क्या कहेंगे? रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। दो बॉडी चार्ज है, कैसे पता चलता है? रिपल्शन से पता चलता है। ये जो स्टेटमेंट में बोला यही एग्जैक्टली आया था, रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग, एक्सप्लेन। तो क्या हुआ? अट्रैक्शन कैन नॉट बी ए श्योर टेस्ट, रिपल्शन कैन बी ए श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। अट्रैक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि एक चार्ज होगा एक अनचार्ज होगा, या फिर दोनों चार्ज होंगे, लेकिन रिपल्शन हो रहा है तो पक्का दोनों चार्ज होंगे। तो करेक्ट आंसर हुआ बी। प्रीतिश बढ़िया पढ़ के आया, मस्त, बढ़िया प्रीतिश। आगे, कैन ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? मैं सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सोचो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है जो कि काफी बड़ा है, जिसमें एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है और एक बड़ा सा बिग पॉजिटिव चार्ज। बिग चार्ज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बड़ा यहां पर रख दिए। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज तो है, इसके अलावा इसके चलते इसमें नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होगा। जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं वो चार्जेस के चलते इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ये खींचेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके चलते इसकी रिपल्सिव फोर्स आएगा। लेकिन अगर इंडक्शन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा हुआ है, दिस फोर्स F1 और ये फोर्स F2 को देखेंगे तो F1 will be greater than F2, so the net force on this body will be attractive. So when a big charge is brought close to a conductor bearing a small charge, there may be attraction due to induction. So can a positively charged body attract another positively charged body? Yes. Condition क्या हुआ? When a positively charged body is brought close to a large conductor bearing a small positive charge, तो उसमें क्या होगा? Induced charges की इफेक्ट से force of attraction will be prominent
और उन दोनों में अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, क्या मैं सबको समझा पाया? आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली लिखना है, लिख लो। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? When a positive charge is brought close to a large conductor bearing a small positive charge, there can be attraction between them because of induction of opposite charges close to the positive charge। ऐसे करके आपको लिखना है। हाँ, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। लिख लीजिए कि अगर दो बॉडी को चार्ज किया गया है बाय रबिंग, when two bodies are charged by rubbing they will attract or repel each other। तो सरकांत त्रिपाठी, अगर दो बॉडी को रब करके चार्ज किया गया है they will attract or repel each other। Not able to tell। Ayush Kumar, attract because while rubbing some charges are transferred from one body to other, one becomes a positive charge, other becomes a negative charge, and there is a force of attraction between them, so they will attract or repel, they will attract each other। ठीक है। Question number 4 is so simple। Now I hope Tushar Tripathi can tell। When two bodies are rubbed against each other and n number of electrons are transferred, what will be the force between them if the distance between them is equal to r? सॉल्यूशन क्या कहेंगे नंबर 4 का? यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, दोनों को रबिंग किया गया है, तो क्या हुआ है? n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके हैं, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसमें कितना चार्ज होगा? माइनस Ne, और जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसमें क्या होगा? प्लस Ne। तो फोर्स कितना होगा? K Ne into Ne। डोंट राइट माइनस Ne into Ne, राइट Ne into Ne by r square। so the force will be this much। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए। यहां पर दिया गया है कि an oil drop of mass m is floating at rest in a vertically downward electric field। मैं ये स्पेस को ले रहा हूं आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्यूशन टू नंबर 5। थोड़ा देखिए, दिया है कि एक ऑयल ड्रॉप है, यहां पर एक ऑयल ड्रॉप है जिसका मास कितना है? m है। ठीक है, इट इज फ्लोटिंग एट रेस्ट। क्यों? बिकॉज देयर इज ए वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E0। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है? E0। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये गिर नहीं रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये गिर नहीं रहा है, फ्लोट कर रहा है। पहले सोचेंगे कि ये गिरेगा तो क्यों गिरेगा? हाँ, गिरेगा इसलिए क्योंकि इसका अपना वेट है, वेट के चलते इसको गिर जाना चाहिए। अब नहीं गिर रहा है तो नहीं, क्यों नहीं गिर रहा है? पक्का ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स दे रहा होगा। दैट फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंसिंग mg। तो क्या लिखेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फोर्स must be upward। इलेक्ट्रिक फोर्स must be upward। इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है इसके ऊपर, तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है मतलब चार्ज कैसा होगा? कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, उसमें किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अपवर्ड है, मतलब फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कब होता है? When the charge is positive or charge is negative? Yes। Therefore, charge on it must be negative, let minus q। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम आप क्या कहोगे? एट इक्विलिब्रियम F must be equal to mg। F क्या है? E0 is the electric field। अगर माइनस q चार्ज है तो फोर्स क्या होगा? E0 into q। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, और q का वैल्यू हो गया mg by E0। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप? चार्ज ऑन ड्रॉप must be equal to minus q, that is minus mg by E0। What is the charge on the drop?
चार्ज मस्ट बी माइनस mg/e0। ये माइनस साइन जानना एक चीज है, मैग्नीट्यूड निकालना दूसरा चीज है। तो इसमें भी 2 मार्क क्वेश्चन, जिसमें ये माइनस साइन लिखने के लिए 1 मार्क, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अदर मार्क। सो यू गॉट दैट द चार्ज ऑन द ड्रॉप मस्ट बी माइनस mg/e0। फिर पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इसका डायरेक्शन को ऐसे कर देंगे। ऐसे कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। व्हाट इज F? F इज इक्वल टू mg। अगर F उल्टा हो गया तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप? F प्लस mg, है ना। और F कितना है? यस, F इटसेल्फ इज mg, तो टोटल फोर्स हो गया 2mg। 2mg अगर टोटल फोर्स हो गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 2mg/m, दैट इज 2g। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? बाय रिवर्सिंग direction of E0, acceleration will be F plus mg, क्योंकि F का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, by m, that is equal to 2g in the downward direction. The acceleration will be 2g in the downward direction. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट कर रहा है, रेस्ट में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो तुरंत क्या होगा? दैट विल बी मूविंग विद ए स्पीड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ 2g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2g मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वो मूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। दिया है कि एक चार्ज पेंडुलम है, पेंडुलम इज चार्ज and the bob has mass m, और इसमें कुछ चार्ज होगा। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो पता चला कि ये पेंडुलम कुछ ऐसा पोजीशन में आ गया है। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप। बिफोर वी गो फॉर व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप, मैं पहले जानना चाहूंगा कि ड्रॉप में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। उदितांशु यस, निनाद पढ़ना बता दिया, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब इसीलिए तो नेगेटिव चार्ज होने से दैट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पक्का इसको ये इधर खींच रहा है, इसलिए तो ऐसे हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो सीधा सीधा झूलते रहता, अब ये खींच लिया है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन नंबर 6 में लिखेंगे द बॉब इज डिस्प्लेस्ड in opposite direction of E, so charge on it is minus q। लेट मतलब assume करते हैं is minus q। अब सोचो ये बॉब इस पोजीशन में है, थ्रेड ऐसा है, ये एंगल 60 डिग्री है। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा E0, अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी E0 into Q। आई विल नॉट राइट माइनस Q बिकॉज मैं डायरेक्शन को ही उल्टा ले लिया हूं। और आएगा एक फोर्स mg, और ये आएगा एक टेंशन T। दीज आर द 3 फोर्सेस। पूछा है Q का वैल्यू क्या है? आई चूज x axis and y axis। If this angle is 60 degree, this angle is also 60 degree। तो हमें क्या मिल गया? मिल गया 8 इक्विलिब्रियम सिग्मा fx is equal to 0 देगा t sin 60 is equal to E0q। सिग्मा fy is equal to 0 देगा t का अपवर्ड कंपोनेंट t cos 60 is equal to mg। just dividing you find t cancels out, sin 60 by cos 60 is tan 60 is equal to E0 q by mg। तो इसमें से q का वैल्यू क्या मिल गया? q is mg tan 60 by E0। so what is the charge on the drop? minus q। चार्ज यहाँ पर कितना है? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू कितना हो गया? माइनस क्यू हो गया -√3 mg by E0। द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज -√3
क्या चीज ठीक से सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So you could see कि charge on the bulb is coming out to be minus √3 mg by E0. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को मिटा सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 7। सोल्यूशन नंबर 7 ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिया है। ए स्मॉल पार्टिकल हैविंग चार्ज -q एंड मास m। कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज -q है, इसको ऊपर फेंका गया है u0 स्पीड में। ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, कितना ऊपर तक जाएगा। हो चलिए देखते हैं कितना ऊपर तक जाएगा। अगर ये -q है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप कहोगे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू E0 इंटू Q इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ होता फोर्स। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू E0 इंटू Q बाई m एंड दैट टू डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है। नाउ A टू B मोशन को हम लोग देखेंगे। फॉर A टू B मोशन हमें हाइट पता करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ऐसे पूछा। इनिशियल वेलोसिटी इज u0, विल टेक इट प्लस u0 बिकॉज इट इज अपवर्ड। द एक्सीलरेशन इज e0 q by m, but it is downward, so we'll write minus. At B, the final velocity is going to be 0, and the displacement A से B तक का कितना हुआ है? It is upward, so it is h. I can make use of the formula v square is equal to u square plus 2as. सबका वैल्यू डालो, आपको मिलेगा s is equal to v square minus u square by 2a। सबका वैल्यू डालिए, सबका वैल्यू डालेंगे तो v तो हो गया 0। u square is u square by 2 into a कितना हो गया? माइनस e0 q by m। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया mu square by 2e0 q। तो कितना ऊपर तक जाएगा? mu square by 2e0 q। So the maximum height attained can be calculated using a uniform acceleration motion. Why uniform acceleration motion? Because the force is constant. यहाँ पर लिखा है neglect gravity, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने के लिए लिखा है, नहीं तो हम mg फोर्स को भी लेते। क्योंकि लिखा है नेग्लेक्ट ग्रेविटी, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दिए। ठीक है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दें? हाँ पॉसिबल है। क्यों? मान लो कि जो पार्टिकल है काफी छोटा मास का होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी वेरी स्मॉल, बट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, सो इसलिए लिखा है कि नेग्लेक्ट ग्रेविटी। मतलब ऐसा कब लिख सकते हैं? व्हेन द मास ऑफ द ड्रॉप इज वेरी स्मॉल, मास ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया क्या? एस की जगह एच डाल दिए, सबके जगह अपना अपना वैल्यू डाल दिए, तो मिल गया ये, है ना? तो आप कहोगे कि एच इज mu0 square by 2e0 q। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऐसा कोई एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है, जिस हेक्सागन का साइड लेंथ a है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी a होगा। देखो चार्जेस कैसे रखा गया है, q minus q, q minus q, q and this end is vacant, यहाँ पर कुछ नहीं है। पूछा है p पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। p
पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जानने के लिए हमें वो बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा बेसिक फॉर्मूला? कोई पॉजिटिव चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq by r square directed away from the positive charge because electric field was defined as force on a plus 1 coulomb charge। और कोई माइनस q चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? इट वाज सेम kq by r square but direction was towards, यहाँ पर अवे हो रहा था, यहाँ पर इन द डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हो रहा था अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कर लेगा, लेकिन क्या करें, बोर्ड में तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये वैकेंट है, ये प्लस क्यू। चलिए वैल्यू डालते हैं ये सारे को। इसके चलते यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना? चलो कहते हैं कि E है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यू कॉल इट E। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यू कॉल इट E। ये नेगेटिव चार्ज के लिए देयर बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, सेम kq by r स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में। सो दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है? दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E और ड्यू टू each charge at center, each charge is equal to E equal to kq by a square। हर एक के चलते kq by a square है, ये भी kq by a square, ये भी kq by a square, ये सब kq by a square। हमें नेट फोर्स निकालना है, तो थोड़ा सा अगर रीजनिंग लगाओगे तो आप आसानी से बना पाओगे। आप जानते हो कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो फिर रिजल्टेंट क्या होता था? रिजल्टेंट वाज कमिंग, यस। लेकिन तकलीफ यहाँ ये है कि यहाँ पर 2e है, यहाँ पर 2e है, यहाँ पर e है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसको भी जबरदस्ती 2e कर देते हैं। लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती अपनी मर्जी से, ठीक है? अगर ऐसा एक वेक्टर जोड़ दिए तो ऐसा एक वेक्टर भी जोड़ देंगे। अब ऐसा दो वेक्टर जोड़ने से नेट फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स मिलके हो गए 0, बिकॉज दे आर 2e 2e 2e। बच गया कौन? ओनली E, है कि नहीं? ध्यान से देखो, एक में E ऐसे जोड़ दिया, एक E ऐसे जोड़ दिया, दो ठो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर जोड़ देने से नेट फोर्स में कोई बदलाव नहीं आने वाला। अब ये इधर हो गया 2e, इधर हो गया 2e, इधर हो गया 2e, ये सारे के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो ये तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 0। ये तीनों 0 हो जाने से बच गया कौन? E। इसका मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यहां से इसके तरफ, P से C के तरफ, P से C के तरफ। सो E net is equal to E net is equal to E, same as E, कितना? K Q by A square की डायरेक्शन में, डायरेक्टेड फ्रॉम P to A, P to C, मतलब नेट फोर्स होगा P से C के डायरेक्शन में, ठीक है? सबको समझ में आ गया? दोबारा देखिए, दिया है इन ए वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E0, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m was projected with speed u0 s, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे नेगलेक्ट ग्रेविटी, नेगलेक्ट ग्रेविटी। अच्छा,
ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देंगे मतलब वेट वगैरह को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हम ये चार्ज को फेंके u0 स्पीड में, जैसे ये चार्ज ऊपर जाने लगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था तो उसके ऊपर एक फोर्स आने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये हरदम उसको ऐसे ऐसे खींचेगा तो ये चार्ज ऐसे जाएगा, ऐसे आके ऐसे गिरेगा। यस, नहीं ये ऐसे गिरेगा। पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या लगेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बचपन में प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर में किए हैं। अगर कोई चीज को u0 वेलोसिटी से फेंको थीटा एंगल में, उसके ऊपर फोर्स mg आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था 2u sin थीटा बाई g। आपको याद होगा, बचपन में पढ़ चुके हैं। बस mg के जगह क्या है eq है, यहां पर g क्या था एक्सीलरेशन। तो क्या लिखेंगे इन दिस केस एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, फोर्स तो एक ही है eq बाई m एंड ऑलवेज डाउनवर्ड। तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या होता था g, यहां पर हो रहा है eq बाई m। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, बस g के जगह eq बाई m डाल दो, बाकी सब तो वही है। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा, g के जगह eq बाई m डाल दो, काम निकल गया। अभी अगर मैक्सिमम हाइट पूछा होता, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बस g के जगह क्या लिखना है eq बाई m। समझ में आया? क्या मुझे कोई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बता सकता है? मैक्सिमम हाइट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी के जगह eq बाई m। सिंपल। यस, हॉरिजॉन्टल रेंज फटाफट जो भी चाहे वो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बस g के जगह हम ले लिए eq बाई m। अगर नेगलेक्ट ग्रेविटी नहीं लिखा होता तो यहाँ पर क्या फोर्स होता eq प्लस mg, तो eq प्लस mg बाई m लिखते हर जगह, eq प्लस mg बाई m लिखते। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि ये u0 लिखा था तो u0 ही होगा। ठीक है, ये छोटे मोटे प्रिंटिंग मिस्टेक को तो आप लोग समझ लोगे। अच्छा, नेक्स्ट अभी आपके लिए 4 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गॉस लॉ। बट बिफोर दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट एंड वर्क आउट दिस वैल्यूज। चलिए फटाफट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड E मैग्नीट्यूड एट P। कुछ केसेस दिया गया है, Q है, 2Q है, दोनों से ये R डिस्टेंस में है और P पॉइंट यहां है, पहला हुआ। दूसरा हुआ Q है, -2Q है और P पॉइंट में पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस R है। ये दोनों केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि क्या होगा। कितना सिंपल है, एक Q है, 2Q है, प्लस Q है, -2Q है। चलिए करिए। तो हमें दिया गया है ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालना है। सॉल्यूशन निकालते हैं। कितना सिंपल है, आप लोग पक्का कर लिए होंगे, मैं इसको फटाफट कर लूंगा। चलो, हम इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं। Q चार्ज के चलते P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन डायरेक्शन अवे लाइक दिस, सो दिस इज EA। 2Q चार्ज के लिए ये भी तो पॉजिटिव है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इट विल बी E at B and you clearly see the two electric fields are opposite to each other. So bit number 1 में हम देख रहे हैं E at A is nothing but KQ by R square,
E at B is nothing but 2KQ और K2Q by R square है, ठीक है। एंड EA और EB अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे EP इज इक्वल टू EB माइनस EA बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, कितना हो गया 2KQ by R square माइनस KQ by R square इज कमिंग आउट टू बी KQ by R square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सिंपल है। नाउ इस केस में पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, A के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, कैसे होगा EA इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज माइनस 2Q। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सो EB विल बी लाइक दिस। वैल्यूज क्या होंगे, ये तो वही होगा KQ by R square, EB क्या होगा K2Q by R square, बट नाउ दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो बिट नंबर 2 का आंसर हो गया EB प्लस EA दैट इज 3KQ by R square। क्या चीजें सबको समझ में आ गया? यस सर, यस।